very good morning to all of you. Welcome back at Online Agriculture e-learning platform. Yes, we are back with our session of error corrections. लास्ट सेशन में मैंने आपको ग्रामर के कुछ कंसेप्ट्स करवाए थे और उन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस आज आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा कुछ एरर्स जो आपके एग्जाम के पैटर्न के रिलेवेंट रहेंगे और क्वेश्चंस में मैं उसके साथ साथ आपको एडिशनल कुछ ना कुछ चीज़ें और कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स प्रेजेंट करता रहूंगा तो जिससे कि आप उन चीज़ों को यूटिलाइज कर पाएं। एक सजेशन मैं अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पे देना चाहूँगा जो भी ये सेशन को वॉच कर रहे हैं, तो पहले जो इससे पहले वाली वीडियो है उसको जरूर देखें क्योंकि उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं और उन्हीं बेसिक कंसेप्ट्स को आगे कोरिलेट करके हम आगे एरर्स करवाएंगे। और कॉन्स्ट्रक्टेड इस चीज़ में नहीं रखना है कि अगर आपको कोई एरर देखने को मिला है कि सिर्फ उतना ही सीखा, इसके साथ साथ आपको अगर उसमें एप्लीकेशन फिल इन द ब्लैंक्स में मिल रही है तो वो फिल इन द ब्लैंक्स वाली अप्रोच भी आपको इसमें अप्लाई करनी है। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। क्वेश्चन आप सबके सामने प्रेजेंट है, इस तरीके से आपके पास एग्जाम में एरर आएगा और इस सेंटेंस को आपको पढ़ना है और इसमें एरर डिटेक्ट करना है कि किस पार्ट में आपके पास एरर है। सो क्विकली गो थ्रू इट। आपके सामने जो सेंटेंस है इसमें लिखा है हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी लोकेशियस। मतलब किसके बारे में बात हो रही है? सिस्टर इन लॉज के बारे में बात हो रही है। एंड आर वेरी लोकेशियस, लोकेशियस को समझ लो, लोकेशियस मींस बातूनी, जो बहुत बातूनी होता है उसके लिए हम लोकेशियस यूज करते हैं। टॉकेटिव भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टॉकेटिव भी बोलते हैं। एंड वॉश देयर डर्टी लिनन आउटसाइड दैट डिफेम्स देयर फैमिली रेप्यूटेशन। चलो इसका थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग तो मैं दे ही देता हूं। अगर मैंने अभी आपको बताया इसमें मैं लोकेशियस का मतलब क्या है? टॉकेटिव, जो बातूनी होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? लोकेशियस यूज करेंगे। इसके और भी सिनोनिम्स होते हैं जो आपके एग्जाम से रिलेवेंट होने वाले हैं, दैट इज फ्लैप जॉ। जो फ्लैप जॉ वोकैबुलरी है इसका मतलब भी क्या होता है? आपका बातूनी होता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप गैरुलस भी बोल सकते हो। ये सारी की सारी जितनी मैंने वोकैबुलरीज आपके सामने प्रेजेंट करी है सबका मतलब क्या है? बातूनी। एंड वॉश देयर डर्टी लिनन आउटसाइड। डर्टी लिनन आउटसाइड मतलब होता है अगर कोई वॉश करता है अपने डर्टी लिनन को आउट, इस समय इसका मतलब होता है कि कोई अपनी घर की अनप्लेजेंट बातों को बाहर जो बोलता है ना, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉश वंस डर्टी लिनन आउट। तो कोई भी घर की अनप्लेजेंट बातों को अगर कोई बाहर डिस्क्लोज कर रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वॉश देयर डर्टी लिनन आउटसाइड दैट डिफेम्स। डिफेम्स मतलब होता है मतलब धुलित करना, मतलब गंदा करना। सो दैट डिफेम्स देयर फैमिलीज रेप्यूटेशन। अब यहाँ पे हम इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सेंटेंस में अगर हम देखें तो हमें फर्स्ट पार्ट में एरर देखना है, सेकंड पार्ट में एरर देखना है, या थर्ड पार्ट में एरर देखना है, या फोर्थ पार्ट में। इनमें से एक पार्ट में हमारे पास एरर है। सो हिज सिस्टर इन लॉज आर वेरी लोकेशियस एंड वॉश देयर डर्टी लिनन। अब यहाँ पे जो एरर है, एरर इज इन ए पार्ट, एरर इज इन ए पार्ट। अच्छा, मैं आपको एक बार डिस्प्ले कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब भी आपके पास कंपाउंड नाउन वाला केस होगा, जैसे आपके पास सिस्टर इन लॉ है, यू हैव सिस्टर इन लॉ, या फिर ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, या फिर कंपाउंड नाउन से अगर हम बोलते हैं मेजर जनरल भी होता है आपका, मेजर जनरल। कंपाउंड नाउन से आपके पास अटॉर्नी जनरल भी होता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके सामने कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन को इस समय आपको देखना है कि हमने प्लूरलाइज करने की कोशिश करी है। अगर हम सिस्टर को यूज करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सिस्टर्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्स बोल देते हैं। अगर बॉय होता है तो हम प्लूरलाइज कैसे करते हैं? बॉयज कर देते हैं, बॉयज कर देते हैं। बट यहाँ पे जो एरर आया है आपका किस में आया है? लॉज पे आ चुका है। लॉज नहीं होगा यहाँ पे। हमने जब कंपाउंड नाउन को यूज करा है तो सिस्टर इन लॉ, यहाँ पे हम इसको प्लूरलाइज नहीं करेंगे, वी विल प्लूरलाइज सिस्टर। तो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेशन जो होने वाली है वो आपकी सिस्टर्स होगी। सो यहाँ पे करेक्ट क्या हो जाएगा? सिस्टर्स इन लॉ। अगर इसको देखा जाए तो इसमें क्या बनेगा? ब्रदर्स इन लॉ। अच्छा, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, अगर आपको समझना है यू कैन टेक द अंडरस्टैंडिंग। जब भी आप प्लूरलाइज करेंगे तो आप प्रिंसिपल वर्ड को प्लूरलाइज करते हैं। प्रिंसिपल वर्ड मतलब कि जो महत्व वाला, जो इंपॉर्टेंस वाला वर्ड है। अगर सिस्टर इन लॉ में देखा जाए तो हमारा जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सिस्टर है, सिस्टर है। और ये तो उसके ससुराल के बारे में बात हो रही है, तो सिस्टर है तो हम प्लूरलाइज किसको करेंगे? सिस्टर को करेंगे। इसीलिए आपका जो कंपाउंड नाउन में प्लूरलाइज जाता है वो इसमें जाता है। इसीलिए सिस्टर्स इन लॉ, ब्रदर्स इन लॉ।
अब कंफ्यूजन इस वाले पार्ट में भी आती है, कई लोग मेजर जनरल्स कर देते हैं, कोई मेजर्स जनरल बोलता है, कोई अटॉर्नीज जनरल बोलता है, कोई अटॉर्नी जनरल्स बोल देता है। अब एक बात समझनी है हमें कि यहाँ पे भी हम इसको प्लूरलाइज करेंगे तो इसमें भी हमें प्रिंसिपल वर्ड को ढूंढना है। देखो एक तो तरीका है कि आप सिंपल सा इन चीज़ों को देखें कि सिस्टर है, ब्रदर है, इसमें जनरल है, अटॉर्नी है, इनको प्लूरलाइज कर लेते हैं। बट अगर हम प्रिंसिपल वर्ड को समझे जो इंपॉर्टेंट वाला है, एक तो दो मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिए। नेक्स्ट में मेजर और जनरल, वी हैव प्रेजेंटेड मेजर एंड जनरल। सो मेजर है और जनरल है। देखो जब आर्मी के रैंक्स के बारे में बात होती है ना, तो रैंक्स आपके कैसे चल रहे होते हैं आर्मी में, आपके पास मेजर जनरल होता है, मेजर जनरल से ऊपर लेफ्टिनेंट जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल से ऊपर जनरल होता है। तो जब इस तरीके से रैंक चल रहे होते हैं तो प्रिंसिपल वर्ड हमारा क्या बन जाता है, जनरल बन जाता है। तो इस केस में अगर हमें प्लूरलाइज करना है तो हम किसको करेंगे, इसको प्लूरलाइज करेंगे, ये मेजर जनरल्स होगा। ये वाला रूल नहीं होगा कि आपने देखा कि यहाँ पे पहले प्लूरलाइज सिस्टर और ब्रदर को करा था तो हमने इसमें भी क्या कर दिया, मेजर्स जनरल कर दिया। आपको प्रिंसिपल वर्ड देखना है, आपको रैंक याद करना है। मेजर जनरल होता है, लेफ्टिनेंट जनरल होता है और फिर उसके बाद जनरल होता है। तो जनरल प्रिंसिपल वर्ड है, सो वी विल प्लूरलाइज जनरल्स। सो एग्जाम में अगर आता है तो जनरल्स को करना है। नेक्स्ट इज अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल एक आपका एक ऐसा पर्सन होता है जो रिप्रेजेंटेशन देता है एक पार्लियामेंट में, उस पर्सन को क्या बोलते हैं, अटॉर्नी जनरल। अब यहाँ पे आर्म फोर्सेस के बारे में बात नहीं हो रही है, ये एक एडवोकेट के बारे में बात हो रही है जो लोकसभा में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ड हमारा जनरल नहीं है, प्रिंसिपल वर्ड हमारा अटॉर्नी है, क्योंकि अटॉर्नी क्या करता है, रिप्रेजेंटेशन देता है एक एडवोकेट को। तो यहाँ पे जो प्लूरलाइज होगा ये अटॉर्नी होगा, अगर हम इसको प्लूरलाइज करेंगे तो अटॉर्नीज करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल में तो मैंने आपको ये बता दिया कि सिस्टर्स होगा, और अगर आपके पास केसेस आते हैं एग्जाम में, सो यू विल करेक्ट द सेंटेंसेस और करेक्ट द फॉर्मेशन लाइक दिस। सो दिस इज द थिंग। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। सो क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, गो थ्रू इट, जल्दी से देखें और इसका आंसर करें कि इसका आंसर क्या होगा। सेशन को स्पीड अप करेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग चलती जा रही है साथ साथ तो इसको स्पीड अप भी करेंगे। सौरभ वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हिम 2 रुपीज नोट, गेव हिम 2 रुपीज नोट। अब सेंटेंस की जो शुरुआत हुई, मैंने आपको बताया था सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमें दिख गया सौरभ, सौरभ के साथ वेंट यूज करा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करी है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बात हो रही है। टू हिज फ्रेंड्स हाउस, वो किसके घर में गए, फ्रेंड्स हाउस। यहां तक हमें कोई एरर नहीं मिला है। सौरभ वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, सौरभ कहाँ गया, अपने फ्रेंड के घर में गया। एंड गेव हिम, और उसने क्या दिया उसको, अपने फ्रेंड को, 2 रुपीज नोट। क्या दिया, 2 रुपीज नोट। अब यहाँ पे जो आपका एरर आ चुका है ये 2 रुपीज वाले केस में आ चुका है, क्योंकि जब बात हो रही है 2 रुपीज की, 2 रुपीज की, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने फॉर्मेशन है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो 2 रुपीज लिखा गया है ये हमने एज एन एडजेक्टिव यूज करा है, एज ए नाउन नहीं यूज करा है, एज एन एडजेक्टिव यूज करा है। नाउन तो हमारे पास नोट है, तो फॉर्मेशन क्या हो गई, हमारी अलग हो गई। तो इसीलिए आपकी फॉर्मेशन में जब एडजेक्टिव होगा, एडजेक्टिव को हम कभी प्लूरलाइज नहीं करते। जैसे अगर आप बोलते हो किसी को स्मार्ट बॉय बोलते हो, स्मार्ट बॉय बोलते हो, क्या कभी आपने ऐसे सुना है कि स्मार्ट्स बॉय, या फिर ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल्स गर्ल, ऐसा सुना है, या स्मार्ट सिटी सुना है? कभी भी आपका एडजेक्टिव जो होगा उसको हम प्लूरलाइज नहीं करेंगे, और इस केस में हमने क्या कर दिया, हमने एडजेक्टिव को प्लूरलाइज कर दिया। तो इसीलिए आपका ये 2 रुपी जो है, रुपीज है, ये इनकरेक्ट हो चुका है। इसको करेक्ट करेंगे तो 2 रुपी नोट हो जाएगा। सो सौरभ वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हिम 2 रुपी नोट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट, जल्दी से क्वेश्चन को देखें और इसको अटेम्प्ट करें। All the students are reading Karina's and Sophia's poetries as a part of his syllabus. अगेन सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस की शुरुआत क्या हुई है हमारे पास, ऑल द स्टूडेंट्स से शुरू करा है। आर रीडिंग करीनाज एंड सोफियाज पोएट्री। यहाँ पे हमने क्या बोला, 2 पर्सन को जोड़ दिया है, जिसमें कि कौन कौन है, एक तो करीना है और दूसरी सोफियाज है। पोएट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस, मतलब किसी की पोएट्री पढ़ी जा रही है। अब यहाँ पे एक बात समझे, जब हम किसी पर्सन के बारे में बोलते हैं, अगर हमने बोला इसके पोजीशन के बारे में बोल रहे हैं, सोफिया, कि सोफिया की कार है, तो सोफियाज कार, यहाँ पे तो सेंटेंस सही है, सोफियाज कार बोली है।
अब यहाँ पे हमारे पास जो पोजीशन आया है, पोजीशन हमारे पास क्या है, करीनास का भी आया है और सोफिया का भी आया है, बट एरर आपका किस पार्ट में आ चुका है, पोएट्रीज में आ चुका है। पोएट्री आपका अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है, पोएट्रीज आपका अनकाउंटेबल नाउन का पार्ट है, इसीलिए पोएट्री गलत होता है। हमारे पास जब कलेक्शन ऑफ पोएम होता है, जब हमारे पास कलेक्शन ऑफ पोएम होता है तब हम क्या बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं। और जो पोएट्री होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जो भी अनकाउंटेबल चीजें हैं उसको आप कभी प्लूरलाइज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब जैसे मैंने आपको बताया ऑनेस्टी होता है, तो ऑनेस्टी का आप ऑनेस्टीज नहीं बोल सकते, आप विजडम होता है, विजडम का विजडम्स नहीं बोल सकते। तो एक अंडरस्टैंडिंग आपको याद रखनी है, जो भी अनकाउंटेबल चीजें हैं जिसको आप फिंगर्स में काउंट नहीं कर सकते वो कभी प्लूरलाइज नहीं होगी। और इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, प्लूरलाइज कर दिया, तो पोएट्रीज इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑल द स्टूडेंट्स आर रीडिंग करीनाज एंड सोफियाज पोएम्स बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर हम पोएट्री बोल सकते हैं, पोएट्री बोल सकते हैं, बट पोएट्रीज इज इनकरेक्ट। यहाँ पे पोएट्री, जो पोएट्रीज हमने प्लूरलाइज कर दिया है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। और पोजीशन को देखा जाए तो पोजीशन हमारे पास, पोजीशन में कोई एरर नहीं आया है, क्योंकि करीनाज और सोफिया की पोएट्री के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अगर मैं इसको इस तरीके से फॉर्मेशन लिख देता हूं कि करीनाज एंड सोफियाज फादर इज सेम। अगर मैं एक सेंटेंस बोलता हूं आपके सामने, रिप्रेजेंटेशन में मैंने यहां पे दिया है एग्जाम्पल, करीनाज एंड सोफियाज फादर इज सेम। यहाँ पे सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पोजीशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया, पोजीशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपोस्ट्रॉफी यूज करते हैं। अब एपोस्ट्रॉफी यूज कराया हमने किसके लिए, सोफियाज कार के लिए, सोफिया की कार के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने करीना को यूज करा, सोफिया को यूज करा, पोजीशन एक पे जाएगा, मतलब ये वाला जो पोजीशन है ना ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पोजीशन जो हो रहा है वो सिर्फ एक के बारे में बात हो रही है, उसके जो फादर हैं वो एक ही हैं। जब एक फादर है तो हमने क्या यूज करा, इसीलिए एक पोजीशन यूज करा, करीना एंड सोफियाज फादर इज सेम। बट इन केस, अगर मैं इस केस को चेंज कर देता हूं, मैं लिखता हूं करीना एंड सोफियाज फादर्स आर मीटिंग टुडे, मतलब करीना और सोफिया के फादर आज मिलने वाले हैं। अब इस एग्जाम्पल में एक बात देखो, पहले वाले एग्जाम्पल में तो फादर एक ही थे, जब फादर एक थे तो हमने पोजीशन एक ही यूज करा, हमारा सेंटेंस वहां पे करेक्ट हो गया, मैंने आपको बताया इसमें से पोजीशन हट जाएगा। बट इस वाले एग्जाम्पल में इन दोनों के जो फादर हैं वो अलग अलग हैं और आज मिलने वाले हैं, तो इस केस में हमें सेपरेट पोजीशन चाहिए, क्योंकि करीना के फादर हैं वो अलग हैं और जो सोफिया के फादर हैं वो अलग हैं। तो इसीलिए हमने क्या यूज करा, करीनाज एंड सोफियाज फादर आर मीटिंग टुडे। नेक्स्ट एरर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। जल्दी से अटेम्प्ट करें क्वेश्चन नंबर 4 को। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकेंड इनिंग। ठीक है, सेंटेंस की शुरुआत हमारी अगेन इट से शुरुआत करी है, इट इज डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर। ह्यूज स्कोर में भी कोई एरर नहीं है, इन द सेकेंड इनिंग बहुत बेसिक सा एरर है, जो ग्रुप मैंने आपको करवाया था उसमें इनिंग नहीं इनिंग्स होगा, यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, इनिंग्स करवाएंगे। ये आप इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है, इनिंग्स है तो इनिंग्स ही रहेगा। अच्छा, जिन्हें कंफ्यूजन हो रही है इनिंग्स को लेके, इनिंग्स जैसे क्रिकेट में होता है तो जो एक टीम बैट करती है उसको हम इनिंग्स बोलते हैं, ना कि इनिंग बोलते हैं। बोलने में हम क्या बोलते हैं, इनिंग, कौन सी इनिंग चल रही है, बट वो जो आपका ग्रामर में करेक्ट होता है दैट इज इनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन। अब ये वाला पॉइंट, ये वाला कंसेप्ट तो मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। सचिन तेंदुलकर हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स, ये अगेन देखो गलत हो चुका है। मैंने आपको एक बात बोली थी, कभी भी आप यहां पे अगर आपको वॉल दिख रही है तो आप कभी वाइट्स वॉल नहीं बोलोगे, एडजेक्टिव को कभी प्लूरलाइज नहीं करा जाता, एडजेक्टिव कभी प्लूरलाइज नहीं होगा। ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है, वॉल कैसी है, वाइट है, तो ये वाइट्स नहीं होगा।
अगर ब्लैक है तो ब्लैक बोलेंगे, ब्लैक्स कभी नहीं बोलेंगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। एडजेक्टिव, बेसिक से एक अंडरस्टैंडिंग ले लो। आप सोचो कि अगर नाउन है, नाउन के आगे एडजेक्टिव यूज करा है तो वो प्लूरलाइज नहीं होने वाला है। सो वी हैव 5000 रन्स। सो यहाँ पे 1000, ये जो 1000 को यूज करा जा रहा है एज अ नाउन नहीं है। अगर एज अ नाउन यूज करेंगे तब प्लूरलाइज हो सकता है, बट एज एन एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, क्योंकि रन्स जो है ना हमारे पास इस समय ये नाउन बन चुका है, ये नाउन बन चुका है, और नाउन के आगे हमने क्या यूज करा है, एक एडजेक्टिव यूज करा है। तो यहाँ पे आपका 5000 रन्स होगा, 5000 रन्स होगा। नाउ सेंटेंस इज करेक्ट। सो सचिन हैज स्कोर्ड मोर देन 5000 रन्स। तो ये आपका इसमें एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। The name of Saurav's and Geeta's fathers is त्रिपाठी जी। अब त्रिपाठी जी के बारे में बात हो रही है, और पोजीशन के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि पोजीशन जब होता है अलग अलग है तो अलग अलग पोजीशन यूज करोगे। अगर किसी की बुक अलग अलग है तो आप अलग अलग पोजीशन यूज करोगे। अगर किसी की बुक एक है तो पोजीशन एक यूज करोगे। यहाँ पे बात जो हो रही है, तो क्या बात हो रही है कि द नेम ऑफ, जो नेम है सौरभ एंड गीताज फादर, सौरभ के फादर का और गीता के फादर का क्या है, त्रिपाठी जी है। क्या है, त्रिपाठी जी। मतलब कि यहाँ पे सौरभ के जो फादर हैं और जो गीता के फादर हैं वो एक ही हैं। दोनों के फादर जो हैं वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। और जब अलग अलग नहीं है तो पोजीशन इनका अलग अलग नहीं जाएगा। यहां से आपका सौरभ में से एपोस्ट्रोफी एस हट जाएगा, और ये वाला जो एपोस्ट्रोफी एस है ये इसी तरीके से रहेगा। अब यहां पे सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। द नेम ऑफ सौरभ एंड गीता's father is त्रिपाठी जी। Now sentence is correct. So always remember, whenever we talk about one possession, we use one apostrophe, and when we are talking about different possession, we use different, or we use separate apostrophes. Next question पे आते हैं, question number 7. They are awaiting advices from their Delhi branch. ठीक है, एडवाइस मतलब सलाह होता है। अब सलाह जो होता है ना, सलाह अगेन आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा, और जब अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात बोली जा रही है ना, तो यहाँ पे आपका एडवाइस यूज करेंगे, ना कि एडवाइसेस। ये एस गलत हो चुका है, तो आपका आंसर बी होगा इसमें। सो दे आर अवेटिंग एडवाइस फ्रॉम देयर दिल्ली ब्रांच। अनकाउंटेबल नाउन को कभी प्लूरलाइज नहीं करा जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, और एक और बात याद रखें, ये जो एडवाइस यूज करा गया है इस समय आपके पास एडवाइस एक नाउन है। एडवाइस एक नाउन है। एडवाइस को आप एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। अगर मैं एडवाइस को ADYVISE यूज कर देता हूं तो एडवाइस क्या बन जाता है, आपका एक वर्ब बन जाता है। अब इसमें अगर मैं सेंटेंस में ऐसे लिखूं कि यार उन्होंने मुझे कल को सलाह दी, तो मैं अगर सेंटेंस ऐसे लिखता हूं, ही एडवाइज्ड मी, तो सेंटेंस यहां पे गलत हो जाएगा। बट अगर मैं यहां पे लिखूं कि ही एडवाइज्ड मी, यहां पे सेंटेंस सही हो जाएगा। अब ये इसलिए हो रहा है कि नाउन के आगे कभी आप ईडी तो लगाओगे नहीं, नाउन के आगे कभी ईडी का यूज नहीं होगा। जैसे अगर किसी का नाम गौरव है तो आप गौरवड नहीं बोल सकते, आप सौरभ है तो सौरभ नहीं बोल सकते, तो वो ईडी नहीं लगेगा, ईडी नहीं लगेगा उसमें। ये हमारे पास नाउन है, तो नाउन के साथ आप ईडी फॉर्म्स नहीं होती। ईडी फॉर्म्स जो होंगी आपकी पास्ट फॉर्म्स होंगी, वो किस में होती है, आपके पास वर्ब में होती है, जिसमें आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है, एंड अदर आईएनजी फॉर्म्स होती हैं। बट यहाँ पे आपका ये जो फॉर्मेशन है गलत हो चुका है। तो अब अगर हम इसको करेक्ट करना चाहें तो करेक्ट इस तरीके से कर सकते हैं कि ही गेव मी एन एडवाइस, ही गेव मी एन एडवाइस। अब ये वाला तो मैंने आपको गलत बता दिया था। अब क्या ये वाला सेंटेंस हमारा सही होगा? नो, इवन इट इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वी हैव एडवाइस। एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है, और मैंने आपको लास्ट सेशन में एक बात बताई थी कि जब भी आपका अनकाउंटेबल नाउन होगा उसके आगे आर्टिकल का यूज नहीं होगा।
और यहाँ पे हमने क्या यूज कर दिया, एन का यूज कर दिया, तो हमारा एरर किस में आ गया, एन में आ गया. सो ही गेव मी एडवाइस. नाउ सेंटेंस इज करेक्ट. अब सेंटेंस करेक्ट होगा जब हम एक आर्टिकल को यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जितनी भी चीजें आपकी अनकाउंटेबल है, जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा. अगर फर्नीचर है तो फर्नीचर के साथ अनकाउंटेबल है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होगा. गोल्ड के साथ आपका आर्टिकल का यूज नहीं होगा. मनी के साथ आपका आर्टिकल का यूज नहीं होगा. तो हेयर के साथ आपका अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा. ये बात आपको अपनी कंसिडरेशन में रखनी है. अब ये वाला जो एडवाइस बोला था, इट इज इनकरेक्ट. इसमें एडवाइस में अपने आप ही सलाह छुपी हुई है. इस वाली में हमने वर्ब को यूज करा और वर्ब के साथ हमने नाउन को बताया, जो क्या बता रहा है, क्या दी, सलाह दी उन्होंने. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. जितने भी आपको यहाँ पे कंसेप्ट्स दिखाए जा रहे हैं, प्लीज इन्हें नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि ये सारे के सारे को रिलेटेड आपके एग्जाम से हैं. अगर आपको चैप्टर्स यहाँ पे अलग से प्रेजेंट नहीं हुए हैं तो एटलीस्ट आपके पास हर एक ग्रामर का रूल रहेगा. जितने भी अपकमिंग सेशंस आएंगे, जो आप अपनी कॉम्प्रीहेंडिंग में भी यूज कर सकते हो और अपने अदर पार्ट्स में भी यूज कर सकते हो, जो आपके सामने एग्जाम में होंगे. सो द टेबल्स लेग इज इन्फेस्टेड विद माइट एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ. क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट है, जल्दी से देखें और एनालाइज करें और आंसर दें. इसका क्या आंसर होगा? देखो, अब आंसर देखने के लिए अगर यहाँ पे चले, स्टार्टिंग से करें, द टेबल्स लेग इज इन्फेस्टेड. इन्फेस्टेड के साथ ये भी याद रखना है, इन्फेस्टेड के साथ हम विद का ही यूज करेंगे. इन्फेस्टेड मतलब होता है जब किसी चीज से कोई चीज सफर कर रही होती है और या खराब हो रही होती है. तो इन्फेस्ट मतलब कीड़े मकोड़े लगे हुए. किससे लगे हुए? माइट से लगे हुए, माइट, दीमक. एंड आई एम लाइकली टू डिस्पोज इट ऑफ. डिस्पोज ऑफ को भी याद रखना है. अगर एग्जाम में आपके पास इस तरीके से आ जाए, डिस्पोज ऑफ, इवन इट इज इनकरेक्ट, ये ऑफ भी इनकरेक्ट हो जाएगा. आपका जो ऑफ यूज होने वाला है, इसके साथ यही ऑफ होगा. मतलब होता है छुटकारा पा लेना, फेंक देना. आपने बोला मेरी बाइक ना खराब हो चुकी है, बिल्कुल खटारा बन चुकी है. सो आप कैसे बोलोगे सेंटेंस? माई बाइक हैज बिकम, माई बाइक हैज बिकम क्रॉक. क्रॉक मतलब क्या होता है? खटारा. और आपने इससे आगे क्या बात बोल दी कि मैं इसको फेंक दूंगा, मैं इसको बेच दूंगा, मैं इससे छुटकारा पा लूंगा. सो आप क्या बोलते हो? आई विल डिस्पोज इट ऑफ. डिस्पोज इट ऑफ मतलब क्या होता है? किसी चीज से छुटकारा पा देना. फेंक दिया आपने, बेच दिया आपने, सो डिस्पोज इट ऑफ. अब यहां पे बात क्या बोली जा रही है? जो टेबल का लेग है, जो टेबल का लेग है, उसमें क्या लग चुके हैं? दीमक लग चुके हैं. अब जब दीमक लग चुके हैं तो आपने क्या करा? आपने क्या बोला? हम उसको फेंक देंगे. सो द टेबल्स लेग. अब पोजीशन के बारे में बात हो रही है. देखो, जब इंसान होता है, इंसान के पास तो पोजीशन हो सकता है. अगर मैं हूं तो मैं मार्केट में जाके इस तरीके से कोई बुक परचेज कर सकता हूं, बट कोई बुक जाके अपने पेजेस परचेज नहीं कर सकती है. मैं मोबाइल परचेज कर सकता हूं, मोबाइल अपने आप दुकान में जाके अपना रिचार्ज नहीं करवा सकता. कोई मोबाइल अपना घर नहीं बना सकता, कोई मोबाइल फैन नहीं खरीद सकता. तो मतलब जो पोजीशन होता है वो ह्यूमन बींग्स का होता है. यहाँ पे हमने पोजीशन किसका दिखा दिया? एक नॉन लिविंग चीज का. सो नॉन लिविंग चीज का एक बात याद रखनी है, नॉन लिविंग चीजों के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ आप कभी पॉजिटिव केस यूज नहीं करेंगे. अगर पॉजिटिव केस आपको मिलता है एग्जाम में तो वो दैट वुड बी इनकरेक्ट. वो हमेशा इनकरेक्ट ही होगा. अगर पॉजिटिव केस आपको किसके साथ मिल गया? इनके साथ मिल गया. अब अगर मैं यहां पे बोलूं टेबल्स लेग हमें मिल चुका है, अगर मैं बोलूं कि यार फैन की पंखड़ी के बारे में बात हो रही है, जो पंखा होता है, तो मैंने बोला फैंस ब्लेड, ये भी गलत हो जाएगा. इसका भी कोई पोजीशन नहीं हो सकता. बट अगर मैं यहां पे बोलूं राम्स हाउस, राम का घर, ये हो सकता है क्योंकि राम ये घर को खरीद सकता है, बट ये इनकरेक्ट हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं बोलूं बुक्स कवर, बुक का क्या है? कवर है, तो फिर अगेन ये भी इनकरेक्ट हो चुका है. इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? द ब्लेड ऑफ द फैन, द ब्लेड ऑफ द फैन, द ब्लेड ऑफ द फैन. और सेकेंड, ये थर्ड वाले में हम क्या यूज करते हैं? द कवर ऑफ द बुक, द कवर ऑफ द बुक. इस तरीके से आपके फॉर्मेशन बनती है. तो आई होप आप सबको ये पॉइंट समझ आ चुका है, और ये जो टेबल्स लेग है आप इसको करेक्ट कर पा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने प्रेजेंट करा है. तो ये क्या बन जाएगा? जल्दी से टाइप करके बता दें. तो ये बनेगा आपका द लेग ऑफ द टेबल, द लेग ऑफ द
टेबल। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। अब सेंटेंस करेक्ट होगा और जो एरर था आपका, एरर वाज इन पार्ट ए। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9। गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने प्रेजेंट है। शी एक्सक्लेम्ड। जब कोई एक्सक्लेम्ड करता है मतलब क्या, एक सरप्राइजिंग मैनर में क्या करता है, चिल्लाता है। विद जॉय, क्या चिल्लाया उसने, आई लाइक पोएट्रीज ऑफ जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज अ पोएट। जॉन मिल्टन इज अ पोएट, वो पोएट है, ठीक है, कवि है। और उनको क्या पसंद है, लड़की को क्या पसंद है, पोएट्रीज पसंद है। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल में मैंने आपको फर्नीचर भी बताया था, एडवाइस भी बताया था, और एक और बताया था पोएट्री। तो यहाँ पे ये पोएट्रीज गलत हो चुका है, यहाँ पे हम पोएट्री यूज करेंगे। नाउ इट इज करेक्ट। अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल नाउन को कभी प्लूरलाइज नहीं कर सकता, फिंगर्स में काउंट नहीं होंगे, प्लूरलाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 10, गो फॉर इट। क्वेश्चन नंबर 10 अब आप सबके सामने प्रेजेंट है, जल्दी से देखें। विल यू अकम्पनाई विद मी विद माई पेरेंट्स एंड कजन सिस्टर। यहाँ पे जो आपका अकम्पनी में एरर आ चुका है, और इसके साथ साथ दो एरर्स हैं आपके पास। अकम्पनी के साथ आपका विद यूज नहीं होगा, विल यू अकम्पनी माई पेरेंट्स एंड कजन्स हो जाएगा। अच्छा, ये मैं आपको बता देता हूं, कभी आप कजन ब्रदर यूज नहीं करोगे, कजन सिस्टर यूज नहीं करोगे, वो गलत हो जाता है। ना कजन ब्रदर बोलते हैं ना कजन सिस्टर बोलते हैं। अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप बोलते हो यार ये ना मेरा कजन ब्रदर है, ही इज माई कजन ब्रदर, ही इज माई कजन ब्रदर। तो यहाँ पे करेक्ट जो होने वाला है, ही इज माई कजन ब्रदर नहीं, ही इज माई कजन। यहां तक में आपका ये कजन यूज होगा, नाउन की तरह यूज करेंगे इसको एडजेक्टिव नहीं बनाएंगे। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इसको एडजेक्टिव बनाने का कोशिश कर दिया कि कजन सिस्टर्स कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ आपका कजन ही होगा। सो विल यू अकम्पनी माय पेरेंट्स एंड कजन्स। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। जल्दी से अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन आप सबके सामने प्रेजेंट हो चुका है। The committee is divided over the issue of his appointment and this has resulted in much rancor among its members. अब देखो, अगर जिसने वो लास्ट सेशन अटेंड किया है ना, लास्ट सेशन का वीडियो देखा है, तो उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास कलेक्टिव नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, और कलेक्टिव नाउन में एम्फसाइज देके मैंने एक बात बोली थी कि आपकी फॉर्मेशन जो बनती है आपकी ऑक्सिलरीज की और प्रोनाउन की, वो आपके डिवीजन पे भी बनती है और एनानिमस में भी बनती है। तो यहाँ पे जो बात हो रही है, तो क्या हो रही है यहाँ पे देख लेते हैं कि डिवीजन आ रहा है या एनानिमस हो रहा है। जिनको कंफ्यूजन हो रही है वो लास्ट सेशन को भी देख सकते हैं। सो द कमिटी इज डिवाइडेड, हम क्या बोल रहे हैं, डिवाइड हो चुकी है। सो द कमिटी इज नहीं, द कमिटी आर डिवाइडेड, द कमिटी आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। मतलब किसी के अपॉइंटमेंट में क्या कमिटी के जो मेंबर थे वो सबके सब क्या बोल रहे थे, देखो जल्दी से देख लो, एक थोड़ा सा पॉइंट मैं बता ही देता हूं। यहाँ पे ये कमिटी है, इस कमिटी के ये मैंने आपके सामने 5 मेंबर प्रेजेंट कर दिए, और ये 5 के 5 मेंबर क्या बोल रहे हैं, अलग बोल रहे हैं कि नहीं यार उसका जो लड़की का जिसका अपॉइंटमेंट हुआ है वो गलत है। सबके व्यूज क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इसीलिए इनकी आइडेंटिटी को अलग अलग करते हुए हमने क्या यूज कर दिया, आर यूज कर दिया है। क्या यूज कर दिया है, आर यूज कर दिया। बट अगर मैं ये बोलता हूं कि सब में एक सिमिट्री है, सब एक मत होके बोल रहे हैं बात, जैसे बोलते हैं द कमिटी इज यूनानिमस इन इट्स डिसीजन। अब एग्जाम्पल मैंने आप सबके सामने प्रेजेंट कराया, द कमिटी इज एनानिमस। एनानिमस मतलब होता है एक मत होना, मतलब कि ये जो पर्सन है ये भी सेम बात बोल रहा है, ये वाला पर्सन है ये भी सेम बात बोल रहा है, ये वाला पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ पर्सन, ये पांचों के पांचों लोग एक ही बात बोल रहे हैं कि जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो सही हुआ है। तो इस वाले केस में हमारा सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब इज करेक्ट यूजेज। यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करा है, इट इज करेक्ट। यहाँ पे हमने सिंगुलर प्रोनाउन यूज करा है, इट इज करेक्ट। बट इस वाले केस में जो आपके सामने एरर है वो डिवाइडेड वाले केस में है, ठीक है।
डिवाइडेड वाले केस में है, मतलब डिवाइड हुआ है तो वो क्या यूज करोगे आप, प्लूरल यूज करोगे। देखो ना मैंने एग्जांपल में ये भी बताया था, ये 5 उंगलियां, ये 5 पर्सन है, ये 5 के 5 पर्सन अगर एक ही बात बोल रहे हैं, ये 5 के 5 पर्सन क्या बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, तो आपने क्या यूज करा, सिंगुलर ऑक्सिलरी वर्ब यूज करा। बट अगर ये 5 के 5 लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, अगर डिवाइड हो चुके हैं, सबके विचार अलग अलग हो चुके हैं, ओपिनियन अलग अलग हो चुके हैं, सो इन दैट केस हमने क्या यूज करा है, प्लूरल, क्योंकि ये हाथ अब ऐसा नहीं बन पा रहा है। सुना है ना सबने एडेज, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब तक एक साथ है तब तक हम स्टैंड करेंगे, और जब अलग अलग होंगे तो हम गिर जाएंगे। तो वही बात यहाँ पे आ चुकी है, उसी पे बेस्ड आपका एरर्स है। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से अटेम्प्ट करें। एक और एक कंसेप्ट आ चुका है, it was commanders in chief orders which helped soldiers to take action promptly. फिर से आपके सामने कंपाउंड नाउन आ चुका है, कमांडर इन चीफ आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ केस अलग है। पहला वाला तो मैंने आपको क्या बताया था, प्लूरलाइज करना। जैसे मैंने आपको बताया था, अगर सिस्टर इन लॉ है, या फिर मैंने आपको बताया था मेजर जनरल है, या अटॉर्नी जनरल है, ये 3 कंपाउंड नाउन मैंने आपके सामने प्रेजेंट करे थे। और मैंने एक बात बोली थी, जब इसको प्लूरलाइज करते हैं तो प्रिंसिपल वर्ड को देखते हैं। प्रिंसिपल वर्ड क्या है इसमें, सिस्टर है, सिस्टर्स इन लॉ। मेजर जनरल, आर्मी के बारे में बात हो रही है तो मेजर जनरल्स। अटॉर्नी जनरल, तो इसमें क्या यूज होगा, अटॉर्नीज। प्रिंसिपल अटॉर्नी वर्ड है तो अटॉर्नी को प्लूरलाइज करेंगे। बट यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है आपकी पोजेशन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजेशन। पोजेशन मतलब एन एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी के बारे में बात हो रही है। और एपोस्ट्रॉफी आप सबके सामने प्रेजेंट हो रखी है। इट वाज कमांडर्स इन चीफ ऑर्डर्स which help soldiers to take action promptly। तो यहाँ पे एरर जो है, आपको एक बात याद रखनी है, जब पहले एक बारे में बात हो रही थी, प्लूरलाइज इसके अकॉर्डिंग कर रहे थे, प्रिंसिपल वर्ड के अकॉर्डिंग कर रहे थे। बट इन वाले केसेस में जब अधिकार के बारे में बात होगी, जब पोजीशन के बारे में बात होगी, तो अधिकार वाले बात में आपका पोजीशन लास्ट में जाता है। मैं बोलता हूं सिस्टर इन लॉज हाउस, सिस्टर इन लॉज हाउस मतलब किसकी, सिस्टर इन लॉ का घर के बारे में बात हो रही है। पोजीशन अब इसमें नहीं जाएगा, अगर इसमें जाएगा तो गलत हो जाएगा। सो कंपाउंड नाउन में ऑलवेज रिमेंबर, जब भी फॉर्मेशन बनेगी सेंटेंस की, किस तरीके से बनेगी, आपका पोजीशन किस में जाने वाला है, आपके लास्ट में जाने वाला है, पोजीशन इसमें जाएगा। सो सिस्टर इन लॉज हाउस, नाउ सेंटेंस इज करेक्ट। वैसे ही आपका मेजर जनरल लिखा गया है, सो मेजर जनरल, सो मेजर जनरल का क्या होगा, मेजर जनरल्स ऑर्डर्स, नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। अटॉर्नी जनरल का क्या होगा, अटॉर्नी जनरल्स। तो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं कि जब प्लूरलाइज वाली बात हुई तो प्रिंसिपल वर्ड को पकड़ रहे थे, और जब पोजीशन के बारे में बात हो रही है तो पोजीशन में हम जो लास्ट वर्ड होगा उसको पॉजिटिव केस में लेके जाएंगे। तो इसीलिए आपका एक कमांडर गलत हो चुका है, इट वाज कमांडर इन चीफ्स ऑर्डर्स। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, चीफ्स ऑर्डर्स। सो ऑर्डर्स, अच्छा अगर किसी को डाउट हो रहा होगा कि सर ऑर्डर्स गलत है, ये ऑर्डर्स करेक्ट है। जब आदेश के बारे में बात होती है ना, तब हम ऑर्डर्स ही बोलते हैं। वो ऑर्डर तब बोला जाता है एज अ वर्ब, एज अ वर्ब। जैसे आप फ्लिपकार्ट किससे ऑर्डर करते हो, सो योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड, उसको नाउन की तरह भी यूज करते हैं, वर्ब की तरह भी यूज करते हैं। तो ऑर्डर्ड, इसका ऑर्डर्ड हो सकता है, बट ये क्या है, आदेश के बारे में बात हो रही है, आदेश के बारे में आपका ऑर्डर्स इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर हमारी तरफ से कुछ भी रहेगा तो हम उसको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी अबाउंड्स इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड प्लेंटी ऑफ विजिटर्स विजिटेड एवरी ईयर। द क्वीन ऑफ हिल्स, अच्छा देहरादून, अकेडमी अब देहरादून में ही है, और देहरादून में ना एक जगह है जिसका नाम है मसूरी। मसूरी को हम क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं, मसूरी को हम क्वीन ऑफ हिल्स भी बोलते हैं। अबाउंड्स इन, अबाउंड्स इन मतलब होता है जहां पे बहुत सारा होना, इन एक्सेस होना, ठीक है।
इन एक्सेस होना, जब कोई चीज बहुत ज्यादा होती है, इन एक्सेस होती है, तो अबाउंड्स इन बोला जाता है. सो द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी अबाउंड्स इन ब्यूटीफुल सीनरीज एंड प्लेंटी ऑफ विजिटर्स विजिटेड एवरी ईयर. यहाँ पे जो आपका एरर अगेन आया है वो अनकाउंटेबल नाउन वाले पार्ट में आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे हमने सीनरीज यूज कर दिया है. जैसे आपका पोएट्रीज नहीं हो सकता वैसे आपका सीनरीज नहीं हो सकता, जैसे आपका एडवाइसेस नहीं हो सकता वैसे आपका ये सीनरीज नहीं हो सकता. तो यहाँ पे हम इसको करेक्ट करके क्या बना देंगे, सीनरी बना देंगे. नाउ इट इज करेक्ट. द क्वीन ऑफ हिल्स मसूरी अबाउंड्स इन ब्यूटीफुल सीनरी एंड प्लेंटी ऑफ विजिटर्स visit it every year. Now the sentence is correct. Next question. Question number 14. All the evidences were against him and he was held guilty. मतलब जितने भी evidence थे वो उसके against थे and were against him and he was held guilty. मतलब guilty मतलब क्या होता है, दोषी होता है. guilty मतलब क्या होता है, दोषी होता है. ठीक है. so evidences नहीं होता. again आपके जो evidence होते हैं वो भी uncountable noun का पार्ट है. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, evidence को यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा ए पार्ट का हो जाएगा. आंसर इज ए. सो ऑल द एविडेंस वर अगेंस्ट हिम एंड ही वाज हेल्ड गिल्टी. नेक्स्ट question number 15. A pair of spectacles have been found in the library. जल्दी से आंसर बताएं. A pair of spectacles. A pair of में हमें कोई एरर नहीं दिखा. चलो इसको समझे, इसको अटेम्प्ट करने से पहले एक बात समझ लेते हैं. अगर मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखता हूं कि यार मेरे स्पेक्टेकल्स कहाँ है, मैंने एक बात बोली आपको मेरे स्पेक्टेकल्स कहाँ है, तो आपके सामने मैंने क्वेश्चन किस तरीके से पूछूंगा, Where is my spectacle? Where is my spectacle? मेरा चश्मा कहाँ है भाई. So मेरा चश्मा कहाँ है, तो उसका where is my spectacle is incorrect. एक बात समझ लें, जब spectacle बोला जाता है उसका मतलब अलग होता है. जब spectacle यूज करा है it means दृश्य, it means दृश्य. बट अगर स्पेक्टेकल्स यूज है SPECTACLES स्पेक्टेकल्स, इसका मतलब चश्मा होता है. ये चश्मे के लिए यूज होता है, ये किसी सीनरी के लिए यूज होता है. जैसे पहाड़ बने हुए हैं, पेड़ बना हुआ है, नदियां बनी हुई हैं, ये आपका स्पेक्टेकल है, ये दृश्य है, ये स्पेक्टेकल्स हैं. अब एक बात समझे, स्पेक्टेकल के बारे में बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब यूज कर सकते हो, बट स्पेक्टेकल्स चश्मा है, इसके साथ आपका प्लूरल वर्ब यूज होगा, ये प्लूरल फॉर्म में यूज होगा. अब प्लूरल फॉर्म में इसीलिए अगर आप कभी बोलते हो मेरा चश्मा कहाँ है, सो वेयर इज माई स्पेक्टेकल आपका इनकरेक्ट हो जाएगा. आप क्या बोलोगे, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स. आप क्या बोलने वाले हो, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स. वैसे ही आपके स्पेक्टेकल के साथ साथ ना ये स्पेक्टेकल भी गलत है, इसको भी स्पेक्टेकल्स करेंगे. सो वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स. इसीलिए अगर पैंट आप बोलते हो यार मेरी पैंट कहाँ है, वेयर इज माई पैंट, वो भी गलत होगा. ग्रामर में हम क्या यूज करते हैं, पैंट्स यूज करते हैं. सो वेयर आर माई पैंट्स, यहाँ पे पैंट्स यूज होगा. पजामा के बारे में बात हो रहा है, यार पजामा कहाँ है, पजामा नहीं बोलते उसे भी, उसको क्या बोलते हैं, पजामास बोलते हैं. सो वेयर आर माई पैंट्स, वेयर आर माई स्पेक्टेकल्स, फॉर्मेशन गोज लाइक दिस. तो इस तरीके से आपकी फॉर्मेशंस बनने वाली है. ये जो प्लूरलाइज करा गया है, ये प्लूरलाइज नहीं करा गया, इनका ये वोकैबुलरी है जिनका मतलब ही ये यूज होता है. पैंट नहीं होता हम पैंट्स बोलते हैं, स्पेक्टेकल नहीं होता स्पेक्टेकल्स बोलते हैं. स्पेक्टेकल बोल रहे हैं तो इसका मतलब सीनरी के बारे में बात हो रही है, किसी व्यू के बारे में बात हो रही है. स्पेक्टेकल्स बोल रहे हैं तो चश्मे के बारे में बात हो रही है. अब यहाँ पे जो एरर आ चुका है आपके पास, फॉर्मेशन पे बेस है. फॉर्मेशन ये है हमारे पास, यहाँ पे स्पेक्टेकल्स है, आपको हैव दिख रहा है, तो कई स्टूडेंट्स बोलेंगे नहीं सर आपने ये बताया यहाँ पे आर यूज करा है, हमने प्लूरल ऑक्सिलरी को यूज करा है, तो यहाँ पे प्लूरल हैव सही होना चाहिए. बट मैंने आपको ये एक और चीज बताई है, प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट. प्रीपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं, एक ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, और प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है, एक सब्जेक्ट आता है. तो हमारा जो ग्रामर का रूल चलने वाला है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है. सो सब्जेक्ट इज अ पेयर. अब स्पेक्टिकल्स के अकॉर्डिंग रूल नहीं बन रहा है, यहाँ पे अ पेयर के अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं. तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, हैव की जगह हम क्या यूज करने वाले हैं, हैज यूज करने वाले हैं. तो हैज इज करेक्ट. सो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स हैज बीन फाउंड इन द लाइब्रेरी.
तो ये आपका कुछ कंसेप्ट्स थे जो आज हमने डिस्कस करे। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी, कोई डाउट होगा, वो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकता है। और इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। हम आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, विल कंटिन्यू इन दैट। हैव अ नाइस डे एवरीवन।